हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इस समय हम लोग CHSL 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर आज है हमारा डिस्कशन नंबर 16। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग इस समय SSC CHSL 2023 के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा है डिस्कशन नंबर 16। इसके पहले हम लोग 15 डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और ये है 7 अगस्त का सेट नंबर 4। तो ये 4 दिन हो गया, 2nd, 3rd, 4th और 7 अगस्त, 4 दिन और 4 सेट रोज होते हैं तो कितने हो गए? 16 सेट हो गए। अब इसके बाद कल हम लोग करेंगे 8 अगस्त का सेट फर्स्ट, ठीक है। तो 16 सेट का मतलब हुआ कि सब में 25 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, तो कुछ बातें और करनी है। CHSL 2023 ही नहीं, 22 का भी हम लोगों ने सेट लगाया है और CGL का भी 23 और 22 का लगाया है। स्टेनो का 22, 23 का हुआ है। MTS में 21 का पूरा हो गया है और 22 के आधे हुए हैं और इसके अलावा CPO-SI का भी कराया हूँ, ठीक है। तो ढेर सारे सेट आपके पास हैं। चलिए, तो आज का आपने PDF तो ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। आज जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं लोग, आप लोगों को पता चल गया कि ढेर सारी हम लोगों ने प्रीवियस पेपर का डिस्कशन करा रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो सेंटेंस दिया है उसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करो। तो एक्टिव वॉइस का मतलब हम पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लिखा है द एजेंसी हैड बीन रॉब्ड बाय 2 मास्क्ड इंट्रूडर्स, ठीक है। मास्क मतलब मास्क पहने हुए थे, इंट्रूडर का मतलब होता है जो ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती प्रवेश करने वाले। हैड बीन रॉब्ड, हैड बीन रॉब्ड, देखो जब हम हैड के बाद बीन लगा होता है पैसिव में, इसका मतलब यहाँ एक्टिव में क्या रहा होगा? यहाँ एक्टिव में रहा होगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड रॉब्ड। इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन रॉब्ड हो जाता है, ठीक है। तो हमको हैड रॉब्ड ढूंढना है और किसने लूटा है? 2 मास्क्ड इंट्रूडर्स। तो सब में 2 मास्क्ड इंट्रूडर्स लगा हुआ है, यहाँ कोई गलती नहीं है। हैड के साथ हमें रॉब्ड चाहिए, यहाँ हैड के साथ रॉब लिखा हुआ है, नहीं होगा। हैड बीन, अगर आप बीन लगा दोगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगी। यहाँ लिखा है हैड रॉब्ड, यहाँ लिखा है हैव बीन, तो हैव, भाई हैड का हैव तो नहीं होगा ना, टेंस नहीं चेंज होता। तो ये कौन सा हुआ आपका? ये थर्ड वाला आपका आंसर हुआ, करेक्ट एकदम। कोई डाउट है? नहीं है। चलें आगे, चलिए, ठीक है। आप सोचेंगे खुद ही पूछते हैं, खुद ही बताते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करें, हम ही तो करा रहे हैं तो हम किससे पूछेंगे। समझ लेना कि वो हमसे पूछा जा रहा है। एंटोनिम बताओ किसका? इंटेंसिव का एंटोनिम बताओ। अच्छा बताओ, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत ही खास फोकस करते हैं, जब बहुत ही कंसंट्रेट होते हैं किसी एक टॉपिक पर, तो मतलब टू मच कंसंट्रेटेड ऑन अ टॉपिक, तो ये होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव का एंटोनिम पूछा है तो रियल तो होगा नहीं, रियल असली होगा। डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना। देखो कल एक जो डिस्कशन हमने कराया था उसमें एक वर्ड आया था चैलेंज, चैलेंज का साइनोनिम पूछा था डेयर। आज वही डेयर उठा के यहाँ रख दिए, ना साइनोनिम है ना एंटोनिम है, लेकिन एक ऑप्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं। फियर्स का मतलब क्या हुआ? बहुत ही भयानक होता है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं। अब क्या होगा? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? जो डीप नहीं हो, जो बहुत फोकस्ड नहीं हो, सतही तौर पर होता है, ऊपर ऊपर से। अच्छा, इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया? बहुत गहराई में किसी चीज़ पर फोकस्ड हो जाना, और सुपरफिशियल मतलब एकदम ऊपर ऊपर से। तो यही रहा आपका एंटोनिम जिसकी आपको तलाश थी। आंसर आपका कौन सा हुआ? 4 वाला। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? ये देखो एरर यहाँ लिखा हुआ है और ये 3 स्लैश लगे हुए हैं। स्लैश खुद ही अपनी कहानी कहते हैं। लिखा है अ लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं
जैसे अलर्ट ऑफ एडल्ट्रेंट, एडल्ट्रेंट क्या होता है, एडल्टर होता है मिलावट करना। तो बहुत सारी मिलावटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। तो कुछ ऐसे मिलावटी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, और दैट कैन लीड टू, जो कि रिजल्ट कर सकते हैं, जो हमको इस परिणाम की ओर ले जा सकते हैं, टू एन रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। एन रेंज, ये क्या है, रेंज, इसमें हम किससे पढ़ रहे हैं, रा से पढ़ रहे हैं। तो रा क्या होगा, कंसोनेंट हो जाएगा, इसके पहले एन नहीं लगेगा, क्या होगा, टू आ रेंज ऑफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंसोनेंट साउंड हो गया, इसके पहले एन नहीं अ आना चाहिए था। तो जहाँ एन है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू अ रेंज ऑफ, यहाँ टू आ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पर एन होना चाहिए था ना, तो ये तो इम्प्रूवमेंट कर दिया, हमको लगता है सेंटेंस ने ऑटो करेक्ट कर लिया था, यहाँ एन होना चाहिए था, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है बच्चा, देखो यहाँ कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट, और यहाँ किया है इन्होंने अंडरलाइन, तो हो गई इसकी कहानी, ख़त्म करो। यहाँ देखो लिखा हुआ है, द इन्विजिलेटर डिड नॉट नो दैट द 4 फ्रेंड्स वर एक्सचेंजिंग नोट्स राइट एट द फ्रंट ऑफ हिम। इन्विजिलेटर होता है जो क्लास में ड्यूटी करते हैं एग्जाम के समय में, कक्ष निरीक्षक कहा जाता है इनको। तो इन्विजिलेटर को पता ही नहीं था कि 4 फ्रेंड्स, चारों दोस्त एक्सचेंज कर रहे थे नोट्स का, राइट एट द फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उनकी आंख के सामने। तो एट द फ्रंट ऑफ हिम नहीं होता, क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अंडरलाइन क्या था, एट द फ्रंट ऑफ, वहां क्या होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी आंखों के ठीक सामने। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, आपको एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है बच्चा, अंडरलाइंड पोर्शन का। अंडरलाइंड पोर्शन मीनिंग थोड़ी देर में बताएंगे, पहले पढ़ लो। लिखा है, द प्रिपरेशंस फॉर द पिकनिक हैव बीन मेटिकुलसली कंप्लीटेड बाय द प्रोग्राम कमेटी ऑन टाइम। प्रोग्राम कमेटी ने पिकनिक का प्रोग्राम एकदम मेटिकुलसली टाइम पर बना दिया। तो मेटिकुलसली का मतलब क्या होता है, बहुत ही मेथडिकली। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मेथडिकल, एकदम से मेथडिकल, जिसमें कोई चूक नहीं होती है, हर चीज सिस्टम और रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, उनको कहा जाता है मेथडिकल। तो ये मेथडिकल नहीं, मेथडिकली हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताना आपको एंटोनिम है। तो मेथडिकली या मेटिकुलसली कोई काम करने का अपोजिट होगा, बहुत ही लापरवाही से, ऊट पटांग, अस्त व्यस्त, इस ढंग से करना होगा। अच्छा, मेस्मराइजिंगली, मेस्मराइजिंग का मतलब क्या होता है, मनमोहक, सम्मोहक कह सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको मेस्मराइज कर दे रही है, जैसे आप मंत्रमुग्ध हो जा रहे हो, ऐसे हो जाता है, तो इसका कोई लेना देना यहाँ फिलहाल नहीं है। प्रूडेंटली का मतलब होता है बहुत ही समझदारी पूर्वक। तो मेटिकुलसली और प्रूडेंटली, समझदारी पूर्वक अगर हम कर दें तो ये साइनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा। अब क्योटिकली, क्योटिकली का मतलब क्या होता है, एकदम डिसऑर्डरली। क्या होगा, डिसऑर्डरली, ये आप समझ लीजिए। डिसऑर्डरली मतलब कोई क्रम नहीं, कोई व्यवस्थित नहीं, कोई सिस्टम नहीं। डिसऑर्डरली मतलब एकदम अनसिस्टमेटिकली हो जाएगा। तो मेथडिकली, मेटिकुलसली बहुत सिस्टमेटिकली होता है। तो क्योटिकली का मतलब क्या हो गया, या डिसऑर्डरली का मतलब क्या हुआ, एकदम अव्यवस्थित, मतलब अनरूली ढंग से कह सकते हो, या डिसऑर्डरली, एकदम अनसुटेबल ढंग से कर सकते हैं। तो ये आपका एंटोनिम हो गया सीरीनली। तो देखो एक वर्ड होता है सीरीन, RSERENE। सीरीन का मतलब क्या होता है ना, एकदम काम, बहुत ही पीसफुल, ये हो जाता है सीरीन, एकदम ट्रंक्विल के लिए। फिलहाल ये कोई काम का नहीं है, यहाँ काम का नहीं है, ऐसा नहीं कहा मैंने कि वर्ड काम का नहीं है, ये किसी दिन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है 6 में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका, जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट लिखा है, अफेक्टेड बाय एन अनडिजायरेबल कंडीशन। एक अनडिजायरेबल कंडीशन है, मतलब ऐसी कंडीशन जो हम चाहते नहीं हैं, जो हमारी इच्छा के विपरीत है। और अनप्लीजेंट फीलिंग, अनप्लीजेंट फीलिंग मतलब कोई ऐसी फीलिंग जो हमको अच्छी नहीं लगती, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें ख़राब लगती है। ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन से अफेक्टेड, उसको क्या कह सकते हो, कैंसिल्ड। कैंसिल्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, आप किसी से प्रभावित हैं, प्रभावित हुए ना, तो कैंसिल्ड नहीं होगा। इंडिफरेंट का मतलब क्या होगा, नॉट अफेक्टेड, मतलब नहा ना ना, ठीक है। तो इंडिफरेंट उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, हमसे क्या लेना देना, इस वाली फीलिंग का। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही विनम्र होता है। तो तीनों में से कोई नहीं रहेगा। स्ट्राइकेन का मतलब क्या होता है, स्ट्राइकेन का मतलब होता है पीड़ित, ठीक है। क्या होगा ये, पीड़ित होगा। और एक और वर्ड दे दें आपको, थोड़ा सा ज़्यादा ही सुटेबल हिंदी चली जा रही है, सुटेबल का स्टैंडर्ड हो जाएगी। त्रस्त, ये वर्ड सुना होगा ना, त्रस्त। सिख जैसे कहते हैं गरीबी से त्रस्त है, और पढ़ाई से त्रस्त, कुछ लोग पढ़ाई से भी त्रस्त हो जाते हैं। पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, ठीक है। सफरर हैं, जिसको आप क्या कह सकते हो, सफरर हैं, ये इस चीज़ के सफ़र कर रहे हैं जो सफरर हैं। या और एक वर्ड लगा सकते हो, विक्टिम हो सकते हैं ये, जो इसके क्या है, विक्टिम है, ठीक है। तो फ्लड स्ट्राइकन, टेरर स्ट्राइकन, टेरर होता है ना, टेरर स्ट्राइकन मतलब डर से त्रस्त हैं, डर से पीड़ित हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अब ये जो स्ट्राइकन वर्ड है ये ठीक है, जिसका शोषण होता है, जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो उस कष्ट को सफ़र करता है, हम उसको कहते हैं टेरर स्ट्राइकन, ठीक है। प्लेग स्ट्राइकन, ठीक है, और कोविड स्ट्राइकन, कॉलरा स्ट्राइकन, जो किसी की बीमारी मरी हो जाए तो उसके लिए भी आप स्ट्राइकन यूज कर सकते हो, ठीक, समझ गए ना। अब तो वर्ड क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है, आगे आ जाओ। अगला वर्ड है हमारा, बताना है आपको साइनोनिम। क्वेश्चन ये रहा साइनोनिम का, और वर्ड क्या है, बेविचिंग। अच्छा देखो ये किस से बना हुआ है वर्ड, इसका जो मेन वर्ड है ना एक्चुअली वो कौन है, बीच से उठा लो, WITCH, ये होता है WITCH। तो विच का मतलब क्या होता है, चुड़ैल होता है या जादूगरनी होता है। तो जादूगरनी क्या होती है, किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जादूगर है, जादू कर देंगे, ठीक है। तो विच नाउन है, इसके पहले अगर आप बी लगा देते हो तो ये वर्ब का काम कर देगा, और ये बाद में ING लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, जेरंड बन गया, या प्रेजेंट पार्टिसिपेंट में एडजेक्टिव की तरह। बेविशिंग का मतलब क्या होता है, वो आपको अपनी ओर सम्मोहित कर लेने वाला, आपको आकर्षित कर लेने वाला, ये बेविचिंग होता है। तो बताओ पेनफुल होगा, नहीं पेनफुल नहीं होगा, एल्योरिंग होगा। एल्योरिंग का मतलब क्या, एल्योर करना मतलब आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेना। चुड़ैल क्या करती है, आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, ठीक है। तो ये बेविशिंग मतलब एल्योरिंग होगा, साइनोनिम ये रहा आपका। रूड का मतलब क्या होता है, एकदम से, जैसे कि तो बहुत रूड मतलब बहुत कठोर व्यवहार, बड़ा रूखा कठिन बिहेवियर होता है। और रिपल्सिव क्या होता है, रिपल्सिव एंटोनीम हो जाएगा। रिपल्सिव का मतलब होता है आकर्षण का अपोजिट, प्रतिकर्षण कहते हो फिजिक्स में, इसको रिपल्शन कहते हैं। जैसे प्लस प्लस एक तरफ कर दोगे तो रिपल्सन हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो रिपल्सिव अपोजिट हो जाएगा, अल्योर आकर्षित होना हो जाएगा, उसी का मतलब है बेविचिंग, ठीक है। आंसर मिला आपको, समझ में भी आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 भाई। 8 में क्या करना है, यहाँ लिखा है दैट कैन सब्सटीट्यूट, ठीक है। और अंडरलाइन किया हुआ है ये पोर्शन, देखते हैं इसमें कुछ गलती है क्या, अगर है तो पता करेंगे कि क्या गलती है और इम्प्रूव कर देंगे, नहीं गलती है तो फिर नो करेक्शन आगे। देखो लिखा है द मरमेड मरमर्ड। मरमेड कौन होती है, जलपरी, नाम सुना होगा जलपरी, मतलब आधा शरीर ह्यूमन का होता है और नीचे वाला पोर्शन कमर के नीचे क्या होता है, मछली का होता है, ठीक है। पौराणिक पात्र है, काल्पनिक है, हकीकत ये कितना सच्चाई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मरमेड मरमर्ड मतलब क्या हुआ, वो किसी से कुछ बोली होगी, दैट इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव फार फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसने कहा कि मेरे लिए यह बहुत कठिन है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर रहना। देखो इसमें ग्रामेटिकली तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि मिस्टेक क्यों नहीं है, अगर आप जानना चाहते हो तो पहली बात तो आपको जानना है क्या, केवल जो अंडरलाइन पोर्शन है सिर्फ उसी को जानना है। तो द मरमेड मरमर्ड, यहाँ हमसे कोई दिक्कत है नहीं, हालांकि पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, समझ रहे होगे। यहाँ लिखा मरमर, अब किसी ने कुछ कहा होगा तो दैट कनेक्टर लगाते हैं, दैट सही है। इट हैड बीन, पास्ट की बात है ना, ये देखो मरमेड मरमर्ड पास्ट में, तो इट हैड बीन ये अपनी जगह पर सही है। वेरी डिफिकल्ट फॉर हर,
उसके लिए बहुत मुश्किल है। टू लिव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है। फार फ्रॉम मतलब से दूर, ह्यूमन सिविलाइजेशन, भैया कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो ज़बरदस्ती एरर मत करो। ये आपका कौन सा रहा? आंसर नंबर 2। अच्छा, इट हैड लगाओगे तो इट हैड नहीं, यहाँ बी की वर्ब लगनी चाहिए तो हैड बीन होगा। अच्छा, दिस हो नहीं सकता, प्रेजेंट में आ जाओगे तो ठीक, ये दोनों गलत हो गया। किसी ने कोई बात पास्ट में बताई हो तो जिसे पास्ट में बोला हो तो बात भी तो पास्ट में ही रहेगी, पास्ट फिर बात प्रेजेंट में कैसे आ जाएगी? अब समझ गए ना? क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो 9 में क्या करना है आपको? फॉर्म अ मीनिंग, ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर। तो ये PQRS है, तो बताना तो कुछ है नहीं, इसको तो जान ही रहे हो क्या करना होता है। क्रम लगाओ। चलो देखते हैं, यहाँ लिखा एन अनपैरेलल्ड पॉपुलरिटी, एक अनपैरेलल्ड मतलब अद्वितीय जो लोकप्रियता। लिखा है द लोटस टेम्पल हैज ऑलवेज एंजॉयड। हाँ, तो क्यू के बाद पी लगाओ, अच्छा तो लग रहा है क्यू के बाद। द लोटस टेम्पल हैज ऑलवेज एंजॉयड एन अनपैरेलल्ड पॉपुलरिटी। क्या एंजॉय किया? पॉपुलरिटी एंजॉय किया होगा ना। आगे लिखा है एज शोन बाय इट्स प्रीडोमिनेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट, जैसा कि दिखाई देता है इसके प्रीडोमिनेंस लिटरेचर में मतलब और आर्ट में, साहित्य में और कला में ये बहुत डोमिनेंट है लोटस टेम्पल। आगे लिखा है कि थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू द प्रेजेंट डे, मतलब पूरे भारत में प्राचीन काल से लेकर के अब तक। तो अब बताओ, ये टाइम बता रहे हैं तो अब इसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? कहाँ से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं? तो आई थिंक कि हमारा QP तो शुरुआत होगा ही होगा। किसके बारे में बताया जा रहा है? लोटस टेम्पल के बारे में बताया जा रहा है, तो स्टार्टिंग वही कर पाएगा। यही एज सोन बाई, देखो एज सोन बाई से स्टार्ट नहीं होगा, जैसा कि दिखाया गया तो पहले बात बताई जाएगी तब दिखाया जाएगा। अनपैरेलल्ड पॉपुलरिटी एंजॉय के बाद आएगी, तो थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ से शुरू नहीं होगा। आई थिंक कि जो ऐसा है वो तो लास्ट में लगना चाहिए, नहीं तो फिलहाल क्यू से सेंटेंस हमारा क्यू के अलावा किसी से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्यू से 3 सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्यू के बाद क्या लगा? अभी आपने देखा था क्यू के तुरंत बाद पी लग रहा है, ठीक है ना। क्यू के बाद पी, तो क्यू के बाद आप पी ढूंढो तो कहाँ मिल रहा है? ये यहाँ पर क्यू के बाद पी मिल रहा है और यहाँ पे क्यू के बाद पी मिल रहा। अब आपको 2 ये क्वेश्चन हो गए। अब आपको देखना है कि पी के बाद क्या लगेगा, एस या पी के बाद लगेगा आर। तो देख लीजिए पी के बाद क्या लग रहा है। अब एक बार मैं इसको क्लीन करके आपको दिखा दे रहा हूं। अच्छा, क्यू के बाद प्ली लगेगा, ये बात एकदम से श्योर हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब यहाँ आए हम, क्यू के बाद पी लगा चुके हैं, इसके बाद एस या आर। तो क्यू में है द लोटस टेम्पल हैज ऑलवेज एंजॉयड एन अनपैरेलल्ड पॉपुलरिटी। अब इसके बाद कब से कब तक, अनपैरेलल्ड पॉपुलरिटी थ्रू आउट, कब से कब तक, ये लिखा समय। अब समय लिखने के बाद क्या कहेंगे? जैसा कि, ये बात कैसे पता चली? जैसा कि इसका लिटरेचर और आर्ट में प्रीडोमिनेंस देखने को मिलता है, उस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो आर को आप क्या कर दीजिए? लास्ट में कर दीजिए। तो आर लास्ट में करेंगे, एस पहले करेंगे, तो आपका कौन सा आंसर बन रहा है? पहला वाला बन रहा है। कोई डाउट, कोई शक शुबहा हो तो बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या करना है? देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, और कहाँ से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं किसी को इम्प्रूव तो नहीं कर दिया है इन्होंने। देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर सही है, ऑर्स सही है, ऑफ परसिस्टेंट परसूट, परसिस्टेंट परसूट ये भी सही है, एंड परसिक्यूशन, परसिक्यूशन गलत है, सी की जगह पर एस होना चाहिए, परसिक्यूशन। द लिटिल प्रिंस वॉज एट लीस्ट डिजर्टेड सही है, बाय द रेबल, रेबल भी सही है, एंड लेफ्ट टू हिमसेल्फ। रेबल का मतलब क्या होता है? जो दंगा फैलाने वाली भीड़ होती है, जिसको आप कहते हो मोब, मोब मतलब जो दंगाई भीड़ होती है उसको कहते हैं रेबल, ठीक है। तो परसिक्यूशन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत मिल गई। ये क्या लिखा है? परसिक्यूशन, यही स्पेलिंग गलत है। यहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ एस होना चाहिए, बाकी सारी स्पेलिंग सही है, तो वो आंसर नहीं होगी। जिसकी गलत है वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर?
परसिक्यूशन की मीनिंग क्या होती है? किसी को प्रताड़ित करना, किसी का शोषण करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, टॉर्चर करना, किसी को टॉर्मेंट करना। क्लियर? चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ये देखो, यहाँ कुछ भरना है। क्या है? द डॉक्टर्स गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स। डॉक्टरों ने उसको ज़्यादा पावरफुल दवा दे दी। इन द डैश होप दैट ही माइट रिकवर। कैसी होप में? तो यहाँ दिया है होमोफोन, तो एक ही टाइप के कई वर्ड हैं। व्हेन इन द होप, देखो व्हेन तो लग नहीं पाएगा, व्हेन द होप दैट ये नहीं होगा। अब ये क्या है आपका? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? नस होती है। अब नस का मतलब क्या होगा? नस है, नर्स मत समझना। नस का मतलब हुआ जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है, जो होल बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की ओर ले जाती हैं कैपिलरीज, उन्हें हम कहते हैं वेन। और आर्टरी होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जाती हैं, ठीक है। तो ये नस तो यहाँ फिलहाल आंसर नहीं होगा। इस वेन का मतलब क्या होता है? पतन, फॉल होता है, डिक्लाइन होता है, ठीक है, ये भी यहाँ नहीं लग पा रहा है। और ये जो VAIN लिखा है, एक तो होता है व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है एक यूजलेस, और एक इसी वेन का मतलब होता है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, घमंड कह सकते हो उसको, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए भी आता है। तो इन द एरोगेंट, या हम कह सकते हैं इन द वेन होप दैट ही माइट रिकवर, ये इनका एक एरोगेंट होप थी, या ओवर कॉन्फिडेंट होप रही होगी, या एक कह सकते हो यूजलेस होप थी, उनकी बेकार की होप थी। तो एक बेकार की होप में उन्होंने मोर पावरफुल ड्रग दे दी उसको। तो ठीक है, ये वेन वाला, ये जो फोर्थ वाला है ये लग पाएगा। अच्छा, जो थर्ड वाला वेन है वो गिरावट के लिए, फॉल के लिए लगता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि फॉलिंग होप, तब यह हो सकता है वेनिंग होप, मतलब खत्म होती उम्मीद में। फिलहाल वेन की कंडीशन भी है, इसमें नहीं लग पाएगा, और ना तो नस लगेगी ना तो वेन लगेगा। आपका आंसर कौन सा होगा? चौथा वाला वेन होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है बच्चा? एक वर्ड अंडरलाइन किया है, दिया है इफेस। इफेस में आपको क्या बताना है? इसका साइनोनिम बताना है। तो अभी ऐसे तो आपको इफेस का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करते हैं, सेंटेंस पढ़ लीजिए, इफेस का मतलब निकाल लीजिए, फिर शुरू करते हैं हम लोग। In order to protect his identity, sorry, this नहीं his, in order to protect his identity, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, the spy had to efface all evidence of his true name। तो जो स्पाई है, स्पाई का मतलब जो जासूस है, उसने सारे एविडेंस जो उसके आइडेंटिटी, उसका नाम और उसका ऑक्यूपेशन शो कर रहे थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे एविडेंसेस को उसने क्या किया? इफेस कर दिया, ठीक है ना। उसके नेम और ऑक्यूपेशन को शो करने वाले सारे एविडेंस को उसने इफेस कर दिया। इफेस करने का मतलब क्या हुआ? उसने छिपा दिया। यही बात हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे इफेस किस लिए लगा है? छुपाने के लिए। फ्रॉम हिज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक। चलिए, तो छिपाने का यहाँ क्या बताना है? साइनोनिम। तो रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब ओपन कर देना, सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना, तो रिवील तो यहाँ लगेगा नहीं, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट कर दिया, तो यहाँ छिपाने की बात हो रही है, स्पष्ट करना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी एंटोनिम हो जाएगा, ओपन कर दिया। मेंटेन का मतलब वो बनाए रखा, और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हुआ? नष्ट कर दिया। हाँ, तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने नाम और ऑक्यूपेशन को बताने वाले एविडेंसेस को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो साइनोनिम करना है ना, तो साइनोनिम उसने ये मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को इफेस कर दिया, तो ठीक है। छुपाने वाला वर्ड नहीं दिया है, तो फिर डिस्ट्रॉय करने वाला आ जाएगा, ठीक है। होता यहाँ पे कंसील करना, छुपाना। कंसील नहीं दिया है तो नष्ट कर दिया, तब भी उसने छुपा लिया। अच्छा, इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। लिटरल मीन, देखो लिटरल मीनिंग क्या होती है? इफेस का मतलब कंसील करना, हाइड करना। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो जिस सेंस में यूज किया गया है कि उसने अपनी आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स को इफेस किया, मतलब नष्ट कर दिया। दो मीनिंग, अगर छिपा दिया ना लिखा होता तो भी सही होता, नहीं तो नष्ट कर दिया, यह भी सही होगा, ठीक है। तो 12 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13।
इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप रट के मत जाइए। एक वर्ड आपने पढ़ा, उसके साइनोनिम एंटोनिम रट लिए, अगर जो आपने रटा हुआ है वो नहीं मिला तो फिर वही हो गया गिरे धड़ाम से। ये नहीं होना चाहिए। आप सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग साइनोनिम एंटोनिम निकालो भाई, रट के मत जाया करो। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर साइनोनिम बताना है किसका। यहाँ लिखा है कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड, अब देखो कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझ में आना। कंप्रीहेंशन इसी से बना हुआ है। कंप्रीहेंशन क्या होता है, जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, उस पैराग्राफ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे लिया, देन इट इज कंसिडर्ड दैट यू हैव कंप्रीहेंडेड द पैराग्राफ। If you are unable to give the right answer of the questions, we consider that you have not comprehended the passage. अगर आप आंसर ठीक से नहीं दे पाते हो तो हम ये मानते हैं कि आपको पैसेज समझ में, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आया। ठीक है, यही होता है कॉम्प्रिहेंड। अब ये साइनोनिम बताना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्रिहेंड की जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसी एग्जैक्ट मीनिंग वाला साइनोनिम में जाए, थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर होता है। तो आप उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आप राइट निकलिएगा। जो आप किताब से पढ़ के रट के आए हैं वो यहाँ मिले, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ देना। जैसे आजकल राजनीति में चलता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे किसी ने भाषण में कहा कुछ, शाम तक देखो तो उसकी टांगें तोड़ के रख देते हैं लोग, मतलब ही बिगाड़ देते हैं। तो डिस्टॉर्ट करना मतलब तथ्य को तोड़ मरोड़ देना, ये फिलहाल यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंड का मतलब ये नहीं होता। डिटर का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना। डिटर क्या होगा, डिस्करेज करना। कैसे डिस्करेज करना, देखो किसी को आप डरा दो या किसी के अंदर डाउट भर दो तो वो डिस्करेज। जैसे किसी कोई आदमी कोई काम कर रहा है, उसको कहते हैं अरे यार बहुत लोग देते हैं, नहीं हुआ किसी का, वो आदमी डिस्करेज, अरे यार इन लोगों का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। डरा दिया, डाउट पैदा कर दिया, वो डिस्करेज, वो डिटर करना होता है। डिटर मतलब रुकावट डालना किसी को। एसिमिलेट करना, एसिमिलेट करना मतलब होता है ना मिल जाना एक ही में। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जटिल कर देना, मतलब इतना जटिल कर देना, इतना कठिन कर देना कि आज सामने वाले को उसका अर्थ ही समझ में ना आए। ठीक। अब देखो क्या इसमें कहाँ से मतलब जा रहा है। कॉम्प्रिहेंड का जो मैंने आपको मतलब बताया था वो मतलब यहाँ कहाँ लग रहा है। मैंने कहा कॉम्प्रिहेंड के मतलब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका अर्थ समझ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंड हो गया। यहाँ देखो तोड़ मरोड़ देना, डिस्टॉर्ट कर दिया, उल्टा हो जाएगा। डिटर मतलब बाधा डालना, वहाँ समझने के लिए है, यहाँ रुकावट डालने के लिए है। ठीक है, ये भी नहीं हो पाया। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने अंदर मिला लेना। एसिमिलेट करना क्या होता है, ऑब्जर्व किया और एसिमिलेट किया। एसिमिलेट का मतलब क्या, अपने अंदर समाहित कर लेना। तो जब आप कोई पैसेज पढ़ते हो आपको समझ में आ जाता है तो वो पैसेज, उसका अर्थ आपके अंदर समाहित हो जाता है, इसलिए क्या होगा, एसिमिलेट होगा वो। ठीक है, एसिमिलेट मतलब जैसे सपोज को दूध में चीनी डाल दी तो दूध ने चीनी को एसिमिलेट कर लिया, वो होता है। ठीक है ना। तो उसी को कह सकते जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो एसिमिलेट, आपके दिमाग में एसिमिलेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आंसर कौन सा होगा, 3। अब कॉम्प्रिहेंड की जो मीनिंग आपने पढ़ी होगी वहाँ लिखा होगा अंडरस्टैंड। यहाँ अंडरस्टैंड नहीं मिला, यहाँ तो एसिमिलेट मिल गया। इसी को कहते हैं कि आप पैसेज पर बेस्ड जो सेंटेंस में कहा गया है या जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसकी सिचुएशन पर चलिए। ठीक, जो आप पढ़ के आए हैं जरूरी नहीं कि वही कुछ मिले। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको एरर ढूंढनी है। यहाँ लिखा हुआ है एरर, चलो पढ़ो। लिखा है कि सुमन हैज़ बॉट अ ब्लैक एंड अ वाइट शॉल। सुमन ने एक काली और एक सफ़ेद शॉल खरीदी है। मतलब अगर दोनों के पहले आ लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हो गई, यहाँ पे 2 साल हो गई, 2 शॉल हो गई। आगे लिखा टू वियर विद हर न्यू ड्रेस। ड्रेस तो एक ही है यार, ड्रेस तो एक ही है और शॉल कितनी, 2 क्यों खरीदेगी, फिर शॉल एक खरीदेगी वो। इसका मतलब हुआ कि एक ड्रेस है उसके पास, नई ड्रेस है, उसी पर पहनने के लिए उसने एक नई शॉल खरीदी है। तो शॉल तो एक ही खरीदी है ना, सेंस तो ये बन रहा है। अच्छा, अगर एक ही शॉल खरीदी है तो यहाँ पर आ ब्लैक होना चाहिए, ये वाइट वाला आ हटा दो। तो एक ही शॉल है जो ब्लैक एंड वाइट है, थोड़ी काली थोड़ी सफ़ेद, मतलब उसी डिजाइन होगी, काली सफ़ेद में ब्लैक एंड वाइट का है। ठीक है, शॉल दोनों के पहले आ लगाने का मतलब उसने क्या कर दी, 2 शॉल खरीदी, जबकि यहाँ सिचुएशन में एक शॉल आ रही है। तो ये दूसरा वाला आ हटा दो और आपका आंसर कौन सा होगा, 3rd वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। ठीक,
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें करना क्या है भाई, देखो मीनिंग बतानी है आपको और एक इडियम दिया हुआ है उसी की मीनिंग है। ठीक है, क्या दिया है, एक इडियम दिया, उसकी मीनिंग बताओ। तो इडियम क्या है, लाइक अ कैट ऑन द हॉट टिन रूफ। हॉट टिन, टिन समझ रहे हो ना, जो एक उसी मतलब लोहे के चद्दर की छत होती है, टिन, टिन की छत होती है और हॉट हो एकदम, मतलब मई जून की 2 बजे की टिन की छत हो, उस पर बिल्ली की क्या हाल होगी बताओ। एकदम छनछना जाएगी कि नहीं छनछना जाएगी, बिल्ली पैर रख नहीं पाएगी, उछल कूद मचाएगी, मतलब एक भाई बड़ी ही विकट परिस्थिति में होगी, बहुत संकट में परिस्थिति होगी। ठीक है, तो चलो ढूंढो। स्टडिंग वेरी हार्ड, बिल्कुल नहीं। बीइंग लेजी, बिल्कुल नहीं। बीइंग इन द स्टेट ऑफ एजिटेशन, हाँ बड़ी ही मतलब विकट स्थिति में होगी, बड़ी कष्टमय स्थिति में होगी, तो ये होता है इन अ ट्रबल होगा। ठीक, ये हो गया, थर्ड वाला हो गया, समझ गए ना। सिचुएशन इमेजिन करो, मीनिंग अपने आप आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना है, फिर से इडियम है। अच्छा, इसमें इडियम का क्या है, देखें, हो सिचुएशन के हिसाब से आपको इडियम लगानी है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम आपको ढूंढना है। तो पढ़ो, देखो लिखा है, मोस्ट ऑफ द पीपुल से दैट, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सम पीपुल फाइट फॉर द कॉज, कुछ लोग जो होते हैं ना वो किसी पर्पज से लड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट, और ज़्यादातर लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कोई कॉज हो, जैसे मान लो कोई भी, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें कुछ लोग हैं जो किसानों के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट, बहुत से लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो उसको करते हैं, तो यही चीज़ दी है। अब इसके लिए क्या होगा, आप एक ऑप्शन देखिए, जो चारों इडियम ही हैं, देखो यहाँ कौन फिट हो रहा है। आर आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन मतलब क्या हुआ, तलने वाली कड़ाही में से कहाँ गिरे, आग में, मतलब ये तो वही हो गया आसमान से टपके खजूर में अटके। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई, एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत में जाके पड़े, तो फिलहाल ये यहाँ सिचुएशन को सूट नहीं करता। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा अगर आपने रख दिया तो आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा, मतलब बच्चे को अगर ठीक से बड़ा करना है तो डंडा हाथ में लिए रही, डंडा रखिएगा नहीं, तभी बच्चा सही रहेगा, सुधरेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। ये सिचुएशन को सूट नहीं करता। पे ओनली लिप सर्विस, पे ओनली लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, लोग मुंह से सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने आएंगे नहीं, हाँ ये सिचुएशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, पे ओनली लिप सर्विस मतलब खाली मुंह से मदद करते हैं लोग। माइंड देयर पीज एंड क्यूज, अब देखो माइंड देयर पीज एंड क्यूज, ये भी इडियम है, यहाँ ऑप्शन नहीं है भले, आंसर नहीं है भले, लेकिन एक ऑप्शन है तो कभी पूछा भी जा सकता है। तो ये क्या होता है, जैसे आप मान लो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी दोस्त के यहाँ जा रहा हो, आपके साथ कोई छोटा बच्चा है, भांजा है, भतीजा है, छोटा बच्चा है, उसको रास्ते भर सुनाते जाते हैं, वहाँ जब तक मैं ना कहूँ तो पैसे वैसे मत लेना किसी के, उनके पैर छू लेना, उनसे नमस्ते कर लेना ना, हमेशा खाने के लिए कूदे मत रहना, कोई उपद्रव मत करना, मतलब उस रास्ते भर वहाँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जो वहाँ पे आपका बिहेवियर होगा, आपको जिस तरह का बिहेव करना है उसका पूरा एक लेक्चर रास्ते भर देते जाएंगे। तो माइंड योर पीस एंड क्यूज का मतलब होता है माइंड योर बिहेवियर, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर एटीट्यूड, ये सब होता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर कौन सा था, थर्ड, कौन सा, पे ओनली लिप सर्विस। आगे आ जाओ, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा द सही है, ग्रीक्स आर कंसीडर्ड सही है, टू बी अ करेजियस, करेजियस सही है, रेस वैल्यूइंग भी सही है, द नॉलेज भी सही है, ब्यूटी भी सही है, विजडम गलत है। विजडम क्या होता है, WIS, ठीक है, पहले क्या होगा WIS, उसके बाद क्या होगा DOM, ये होता है विजडम ना, ये वीसीडम से नहीं होगा। ठीक है, तो VCDM लगा दिया, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, नहीं सॉरी, यही आंसर होगा आपका। क्लियर, बाकी सबकी तो सही है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या करना है, वन वर्ड बताना है आपको। किसका वन वर्ड है, देखो, द थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसको कहते हैं हिंदी में विधि शास्त्र, थ्योरी ऑफ लॉ,
मतलब विधि शास्त्र। विधि शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक वन वर्ड हो गया। पैसिफिज्म का मतलब होता है शांतिवाद, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा इन सबसे दूर रहता है, शांति का समर्थक है। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहा जाता है उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। खगोल विज्ञान कहा जाता है इसको। ठीक है, नक्षत्रों, तारों, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इन सब की स्टडी करते हैं। फिलिया क्या है? फिलिया का मतलब होता है एक अनकंट्रोल्ड लव या एक्सेसिव लव फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके अंदर एक्सेसिव लव है, अनकंट्रोल्ड लव है, मतलब मैनिया है, तब उसको कहा जाता है फिलिया। क्लियर? मैं अक्सर एक चीज़ बताता हूँ, PHILE, ये किसके लिए लगता है? ये वर्ड ही लगता है लव के लिए। अगर आपके अंदर लव का पैशन है तो उसको क्या हो जाएगा? फिलिया कहेंगे उसको। ठीक है, किसी स्पेसिफाइड थिंग के लिए, आइसक्रीम के लिए भी हो सकता है, चॉकलेट के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है फिलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। बताना है वन वर्ड। स्टेटमेंट पढ़ो। एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फॉर्म, मतलब फॉर्म एनिमल्स जो होते हैं रिगार्डेड एज एन एसेट। जैसे मान लो तबेला है, ठीक है, डेयरी है, तो वहाँ जैसे एक फॉर्म है, वहाँ पे जितने भी एनिमल हैं जिनको एक एसेट के रूप में देखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जैसे किसान उसान के पास 2 4 6 जानवर होते हैं, डेयरी वगैरह में होते हैं, उनको लाइव स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी वर्ड देखो। लिविड का मतलब क्या होता है? एकदम इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से में एकदम लाल, हरे, नीले, पीले, बैगनी हो गए हैं, उसको कहा जाता है लिविड। लिविड का मतलब वेरी एंग्री। क्या है? वेरी या एक्सट्रीमली कह सकते हो तो और अच्छा लगेगा। मतलब आदमी की नस फट जाने के लेवल पर एंग्री है वो। ठीक है। लिवरी स्टेबल क्या होता है? लिवरी स्टेबल एक तरह का स्टेबल होता है। स्टेबल क्या होता है? अस्तबल, जहाँ घोड़े पाले जाते हैं। किस लिए? हायरिंग के लिए, मतलब किराए पर देने के लिए। ठीक है। एंड स्टेबल, एक स्टेबल होता है वेयर हॉर्सेस आर रेज्ड फॉर हायर। हायर मतलब किराए पर देने के लिए। और लिवलीहुड का मतलब क्या होता है? जीविका होता है, रोजी रोटी होती है, जिससे आपका घर चलता होगा, उसको कहते हैं। ठीक है ना। आंसर आपका कौन हो गया? लाइव स्टॉक। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या करना है भाई? देखो, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में करना है। सेंटेंस है ऑल प्रोमिसेस, सॉरी टॉल प्रोमिसेस, गलत पढ़ दिया। ठीक, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट। ये चुनाव का मैटर है ना। बाय ईच कैंडिडेट, तो ईच कैंडिडेट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वर बीइंग मेड, बीइंग मेड जब देखो आईएनजी फॉर्म है ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं पर एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? बीइंग लगाते हैं और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये होता है। तो यहाँ पर बीइंग के साथ मेड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? मेकिंग होना चाहिए, है कि नहीं? मेकिंग, पहले आप मेकिंग ढूंढो। तो यहाँ मेड लिखा है, यहाँ मेक लिखा है, यहाँ मेड लिखा है, यहाँ मेकिंग है। एक ही ऑप्शन है जिसमें मेकिंग लिखा हुआ है, तो फिलहाल ये चौथा वाला हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको? इसके बाद एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होंगी, उन खाली जगहों पर भरने के लिए 4 ऑप्शन दिया होगा, और उसकी हर ऑप्शन की जगह पर, हर ब्लैंक की जगह पर सूटेबल ऑप्शन आपको लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा एज आई डैश द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? कोई नदी की धारा है। ठीक है, उसको क्या करेगा आदमी? पार करेगा, और क्या। तो एज आई डैश द स्ट्रीम एंड बिगेन क्लाइंबिंग। बिगेन क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना शुरू किया। क्लाइंबिंग द हिल, कोई पहाड़ी है उस पर चढ़ना शुरू किए, तो नदी की धारा को पार किए होगे। पार किए होगे तो क्या लगा दोगे आप? क्रॉस लगा दोगे। इंटर द स्ट्रीम, जब मैं धारा में प्रवेश किया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, हो ही नहीं सकता। धारा में प्रवेश करके पहाड़ पे चढ़ोगे या धारा पार करके? तो पार करके होगा। और ये ड्राउंड है, ड्राउंड का मतलब नदी की धारा में डूब गए। डूब गए तो पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे जी? पास्ड नहीं लगेगा। सुटेबल था पास्ड और क्रॉस्ड, तो ऐसे सड़क पार करते या पास कोई चीज़ ऐसे पार कर लेते तो हो जाता, लेकिन नदी की धारा को पार करने के लिए, सड़क पार करने के लिए क्रॉस यूज किया जाता है। ठीक, तो ये नहीं लगेगा, पहला वाला होगा। तो हम ये एक सॉल्व कर चुके हैं। अब हमको कहाँ से करना है? यहाँ से करना है, पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही नदी की धारा पार करके पहाड़ पे चढ़ना शुरू किए, द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज्ड,
तो जो चैटरिंग थी, मतलब जानवरों के आपस में बात करने की, चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ गई थी। एज दो द लंगूर्स, लंगूर जानते हैं क्या होता है, एक प्रकार का बंदर होता है जिनका मुंह काला काला होता है। तो द लंगूर्स वर ट्राइंग टू वार्न मी, तो वहाँ पे ये लंगूरों के उछलने कूदने, मतलब या चिल्लाने की आवाज़ ज़्यादा आने लगी, क्योंकि ये जो लंगूर थे वो हमको क्या करना चाह रहे थे, वार्न करना चाह रहे थे ऑफ सम हिडन डेंजर, किसी छुपे हुए खतरे से। क्या था, मैंने आई लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो सा अ ग्रेट ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड, ऑरेंज और गोल्ड कलर का एक लेपर्ड देखा। लेपर्ड जानते हो नहीं क्या होता है, तेंदुआ होता है, ठीक है ना, तेंदुआ जानते हो, दिखाऊं इमेज देख लो। तो एक तेंदुआ देखा इन्होंने। स्लीक एंड स्पॉटेड, स्लीक मतलब रोएदार था, स्पॉटेड मतलब उसके शरीर पर कुछ स्पॉट्स थे, मतलब जो धारियां वारियां होती हैं, पैचेज होते हैं, वही हैं। डैश ऑन द रॉक अबाउट 20 फीट अवे फ्रॉम मी, मुझसे 20 फीट ऊपर दूर रॉक पर डैश किए हुए था। डैश यहाँ उसके बैठने की क्या होगी, एकदम पोजीशन। ऑन अ रॉक तो लिखा है ना चट्टान पर, तो क्या था, वो अपनी पोजीशन लिए हुए बैठा रहा होगा। तो द लेपर्ड लुक्ड एट मी वंस, एक बार लेपर्ड ने इनकी ओर देखा। ओहो, इनकी क्या हालत हुई होगी। ब्रीफली एंड विद एन एयर ऑफ डिस्डेन, देखा उसने ब्रीफली मतलब थोड़ी ही देर के लिए देखा था, विद एन एयर ऑफ डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब मजाक उड़ाने, खिल्ली उड़ाने के ढंग से, जैसे तेंदुआ इनका मजाक उड़ा रहा हो, कहाँ आ रहे हो बच्चा, आगे। एंड देन स्प्रैंग इनटू द डेंस थिकेट, और उसके बाद उछल के रॉक से, चट्टान से उछल के कहाँ चला गया, डेंस थिकेट। थिकेट का मतलब क्या होता है, झाड़ी, झाड़ी जानते हो ना, बुशेज, हाँ, तो चला गया वहीं झाड़ियों में। उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा। मेकिंग डैश नो साउंड, तो कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, नो साउंड। एट इट मेल्टेड इनटू द शैडोज, जो झाड़ियों की छाया थी, परछाई थी, उसी में गुम हो गया। आई हैड डैश द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड, शायद उसके भोजन की तलाश में डिस्टर्ब कर दिया था। बट अ लिटिल लेटर आई हर्ड, थोड़ी देर के बाद मुझे सुनाई देता है, क्विकनिंग क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर, ओहो, हिरन की क्विकनिंग क्राई मतलब तेजी से आती हुई चीखें, मतलब से उसने, लेपर्ड ने अपना शिकार कर लिया। एज इट फ्लड थ्रू, क्योंकि वो हिरन जो है वो क्या कर रहा था, फ्लड मतलब भाग रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में, और चिल्ला रहा होगा, चीख रहा होगा, और तेंदुआ पीछा कर रहा होता, जान पेपर नहीं थी उसके। आफ्टर दैट, उसके बाद, डैश आई डिड नॉट सी द लेपर्ड अगेन, उसके बाद मुझे वो तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो ये होगी सिचुएशन। पहला हम लोग क्रॉस्ड लगा चुके हैं, अब आते हैं दूसरे वाले फिलर के लिए, देखें सुटेबल क्या आता है। तो यहाँ क्या लगेगा, वो जब इन्होंने ऊपर की ओर देखा तो ये देखते हैं कि एक तेंदुआ है जो इनसे 20 फीट ऊपर एक पहाड़ी पर क्या हुआ है, डैश है। तो क्या है, पहाड़ी पर 20 फीट पहाड़ी पर स्विंगिंग, झूल रहा है, या डांस कर रहा है, या पॉइज्ड है, या प्लेइंग है। तो ना वो स्विंगिंग है, ना डांसिंग है, ना प्लेइंग है। पॉइज्ड का मतलब कि वह बैलेंस बनाए हुए बैठा है, एकदम रेडी टू पाउंस, झपट्टा मारने के लिए। तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फेलर नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ पर क्या लगाना है, देखो यहाँ कहाँ से लेंगे, यहाँ से। द लेपर्ड लुक्ड एट मी वंस, एक बार इनकी ओर देखा, ब्रीफली एंड विद एन एयर ऑफ डिस्डेन, इनकी खिल्ली उड़ाने के स्टाइल में। देन स्प्रैंग इनटू द डेंस फॉरेस्ट थिकेट, और घनी झाड़ियों में चला गया। मेकिंग डैश नो साउंड, उसने कोई साउंड नहीं किया। तो इसके लिए क्या लगाओगे, मेकिंग हार्डली नो साउंड। देखो जब यहाँ नो लिखा ही हुआ है तो हार्डली तो लगा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, जब नो साउंड है तो लाउडली भी नहीं होगा भाई, जब उसने कोई साउंड ही नहीं किया तो लाउडली कैसे होगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, साइलेंटली होगा क्या, मेकिंग नो साउंड, मेकिंग साइलेंटली नो साउंड। जब नो साउंड है तो साइलेंटली की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो क्या होगा, एब्सोल्युटली, मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड। 3 तो कट ही गए, लगेगे ही नहीं, तो खाली एक बच रहा है चौथा वाला लगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला है हमारा फेलर नंबर 4। तो यहाँ क्या लगाओगे, आई हैड डैश द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड।
तो शायद मैं डिस्टर्ब कर दिया था ना उसके भोजन की तलाश में। तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप, आई हैड डिस्टर्ब्ड, ये तो ठीक लग रहा है। फैसिलिटेटेड, भैया मैंने उसके शिकार की तलाश में सुविधा तो नहीं दिया था। आई हैड प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम और आईएनजी फॉर्म लगती है, लगेगा नहीं। आई हैड हेल्प्ड, हेल्प तो बिल्कुल नहीं थी, क्या किए थे ये, डिस्टर्ब किए थे उसको उसके भोजन की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक और रह गया है, आज का काम हो जाएगा हमारा। तो 5वें फिगर पे यहाँ क्या करोगे, आखिर वाले में बताओ। तो जरा हम यहाँ से पढ़ के देखें। बट आ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, आई हैड द क्विकनिंग क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर एज इट फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक, आफ्टर दैट डैश आई डिड नॉट, उस घटना के बाद मैंने लेपर्ड को दोबारा नहीं देखा। तो आफ्टर दैट एनकाउंटर, एनकाउंटर हाँ, जब हमारा उस लेपर्ड से सामना हुआ था। तो आफ्टर दैट क्वेरल, अगर लेपर्ड से क्वेरल कर लिए होते ना तो ये कहानी लिखने के लिए कोई बचा न होता। तो क्वेरल तो उससे करेंगे नहीं, एक्सचेंज किसी चीज़ का किया नहीं था इन्होंने उससे। आफ्टर दैट मीटिंग या आफ्टर दैट एनकाउंटर, तो मीटिंग होती है तो बैठ के सुलह वाली मुलाकात बातचीत होती है। तो खतरनाक से शेर वेर से मीटिंग नहीं होती भैया, एनकाउंटर होता है। तो यहाँ पे सुटेबल क्या लगेगा, पहला वाला लगेगा, एनकाउंटर। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। हमारा सेट नंबर कौन था, सेट नंबर था 16। ठीक है, चलिए तो कितने क्वेश्चन हो गए, 400 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अब हमारे पास बचे कितने, 600 क्वेश्चन और बचे हैं इस सेट के। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। और पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट लिख दिया करिए, कुछ पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है कि लोग एक्टिवली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे 8 तारीख वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।